कि किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी आरसी काट सकती है और आरसी काट के आपके अकाउंट को होल्ड किया जा सकता है। आप ये ना समझें कि भाई जिस बैंक से मैंने लोन लिया है उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने तो प्राइवेट बैंक से लोन लिया है, मेरा तो गवर्नमेंट बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक में मेरा अकाउंट है, या मैंने नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लिया है, मेरा प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, या मैंने किसी एनबीएफसी कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, जैसे उससे नाम से ही पता लग रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के वो बैंकिंग नहीं करती, तो उसके पास तो पावर ही नहीं है लोगों का अकाउंट खोलने की, तो आपने एनबीएफसी कंपनी से लिया तो वो मेरा अकाउंट होल्ड नहीं कर सकते, उसको सीज नहीं कर सकते। किस सिनेरियो में कर सकते हैं साथियों? सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि किस लोन में आरसी कटती है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, जिसमें गाड़ी रिकवर नहीं हो पा रही, या गाड़ी रिकवरी इन्होंने कर लिया, वो कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बिक चुकी है, इस सिनेरियो में तो आपकी आरसी कट सकती है। और इसमें मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में कभी भी आरसी नहीं कटती। सिर्फ एग्रीकल्चर अगर आपका लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, उसमें आपकी आरसी कट सकती है, जैसे कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें आरसी कट सकती है, क्योंकि केसीसी के ऊपर जो है सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता, तो उसमें आरसी कटवा के कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आरसी कैसे कटवाता है? सबसे पहले अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी एसडीएम कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस फाइल करके वहां से आपकी आरसी कटवाने के ऑर्डर लेके आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आरसी कट जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपका पक्ष सुना जाएगा, वहां से नोटिस आएगा, 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। अब आप कहीं ग्रामीण प्रवेश के आदमी हैं, तो जो भी आपके नियर बाय तहसील है, जो भी आपके वहां रजिस्ट्रार हैं या तहसीलदार भी बोलते हैं, वहां पे उनकी कोर्ट के अंदर ये केस फाइल करेंगे आरसी कटवाने के लिए। बहुत से आदमी कहते हैं भाई रजिस्ट्रार है, जो तहसीलदार है, उसका काम तो रजिस्ट्री करने का है। भाई उसके पास, उस आदमी के पास भी जज की पावर है, और शहरों में तो जो तहसीलदार हैं ज्यादातर वो 751 का जो केस है उसमें जमानती तहसीलदार लेते हैं, तो वो आरसी काटने की उनके पास पावर है। लेकिन वहां भी 15 दिन का उनको टाइम देना पड़ेगा, 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है, आपको बताना पड़ेगा। आप 15 दिन में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर बिना नोटिस के आपकी आरसी काट दी गई है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। जहां से भी आपकी आरसी कटी है उसी कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दें, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें कि भाई मेरे को तो बताया नहीं गया। अरे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में अजमल कसाब आया हमारे देश में, 10 टेररिस्ट आए पाकिस्तान से, उन्होंने सैकड़ों आदमियों को मार दिया मुंबई में, 9 मारे गए, 1 बच गया जिसका नाम अजमल कसाब था। सरकार ने उसको पकड़ लिया, उसकी सुरक्षा के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्चे गए और उसको 4.5 साल तक जीवित रखा गया। उसको भी एडवोकेट प्रोवाइड करवाया गया, उसके पास तो पैसे नहीं थे, और लगभग 400-450 आदमियों को वो मार चुके थे। सारी जगह मुंबई में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। यह बात ठीक है कि बाद में उसको फांसी पे टांग दिया गया, मृत्यु दंड की सजा दी गई, लेकिन उसको बचाव का मौका दिया गया, उसको भी एडवोकेट दिया गया। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, या आप सीनियर सिटीजन है, या आप ईडब्ल्यूएस में है, या आप दिव्यांग हैं, या कोई विधवा है, विडो है, तो आपको कोर्ट के द्वारा फ्री में एडवोकेट मुहैया करवा दिया जाएगा। आपको सिर्फ जज साहब को कहना है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब टेररिस्ट को भी बचाव का मौका दिया जा रहा है, वो पाकिस्तानी था, क्योंकि उसने इंडिया में आके क्राइम किया, तो
हमारे देश का जो संविधान है वो हर आदमी को बचाव का मौका देता है। हमारे देश का संविधान ये कहता है, हमारा कानून, कि भले ही 10 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि अजमल कसाब को भी बचाव का मौका दिया गया। तो आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? ना तो आप पाकिस्तानी हैं, ना आप टेररिस्ट हैं, ना आपने 4 आदमियों को भी मारा है, और ना कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। चाहे किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, उसको भी बचाव का मौका दिया जाता है। तो आरसी काटने की प्रक्रिया ये है। हां, अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित लोन है, तो उसकी भी आरसी कट सकती है। वैसे तो जो भी चल संपत्ति है उसकी आरसी कटती है, अचल संपत्ति की कभी आरसी नहीं कट सकती। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी आरसी कट सकती है, अनमूवेबल उसकी कभी भी आरसी नहीं कट सकती। सारी दुनिया के अंदर 2 ही तरह के एसेट हैं, 2 ही तरह की प्रॉपर्टी है आदमी के पास, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जो चल सकती है, अचल संपत्ति जो नहीं चल सकती। चल संपत्ति स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस। अचल संपत्ति मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम। जो स्थिर है एक जगह, वो अचल संपत्ति है। सारी दुनिया में चाहे कोई आदमी सबसे ज्यादा गरीब है, चाहे कोई सबसे ज्यादा अमीर है, चाहे किसी के पास 5,000 रुपए हैं, चाहे किसी के पास 5 लाख करोड़ रुपए हैं, उसके पास सिर्फ 2 तरह के एसेट है, 2 तरह की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, या चल संपत्ति या अचल संपत्ति। चल संपत्ति की आरसी कट सकती है, अचल संपत्ति की कभी भी आरसी नहीं कट सकती। चल संपत्ति की आरसी कट सकती है, अचल संपत्ति की सिर्फ एक। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आपने केसीसी का लोन लिया, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन लिया, तो सिर्फ उस अचल संपत्ति की आरसी कट सकती है, अदरवाइज कोई आरसी नहीं कट सकती। आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होना चाहिए। ये आरसी काट के क्या कर सकते हैं? आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस को अटैच कर सकते हैं, उसकी ऑक्शन कर सकते हैं, उसकी बोली कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको नीलाम कर सकते हैं अपना पैसा कवर करने के लिए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपने कोई व्हीकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस ऑलरेडी लोन पे ले रखा है, पहले उसके ऊपर लोन चला हुआ है, अगर लोन खत्म होके आरसी आपका नाम आ गया, मालिकाना हक आपके पास आ गया, बैंक की एचपीए उसमें से हट गया, तो उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी उसके ऊपर लोन चला हुआ है, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम उसमें एचपीए में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है, वो आरसी में उसको अटैच नहीं कर सकते। इन बातों का आप ध्यान रखें, डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी वॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर हल्के में लेंगे तो नॉन अवेलेबल हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो कोर्ट की प्रक्रिया जो है, लीगल प्रोसीडिंग चलती रहेगी, तो आपको कोर्ट के द्वारा पीओ घोषित कर दिया जाएगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तब यह क्राइम में कंसीडर होगा, कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, 2 लोन हो गए, 5 हो गए, 25 लोन भी हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी यह क्राइम में कंसीडर नहीं होता। कोर्ट की अवमानना करेंगे तो क्राइम में कंसीडर होगा। फिर क्या करेंगे? आपके ऊपर हमेशा अदर स्टेट में केस करते हैं चेक बाउंस का, तो अदर स्टेट की जेल में आपको जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। कम से कम 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है, और उससे ज्यादा दिन के लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर आप चेक बाउंस को हल्के में नहीं लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो इसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, बाय एंड जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक, कानून है कि हमारे देश में, डरे घबराए नहीं।
दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब को, उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्के में ना ले। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, नीलाम कर देंगे उसको, और अपना पैसा कवर करने की कोशिश करेंगे। लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। लोग खुद से ही अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं, खुद से ही अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं। ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया है? चवन्नी छाप कुत्तों ने, इन्होंने आपको अपराधी बनाया, कानून ने आपको अपराधी नहीं बनाया। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे उसको दिलवाने का। एक काम पुलिस का नहीं है, यह काम कोर्ट का है। और कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगते हैं। अगर आपके पास ऐसा सरफेसी एक्ट का कोई नोटिस आ रहा है, अगर आपकी 4-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। अगर आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो रही हैं तो 3 के बाद एनपीए में डालेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल के आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेंगे। अगर आज तक की आपकी ईएमआई पूरी है, आपको ऐसा लग रहा है मैं फ्यूचर में नहीं दे पाऊंगा, तो जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होएगी 3, तो आपके लोन को भी सरफेसी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।